हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर फिजिक्स एग्जाम के लिए मैंने पीवाईक्यूज के बेस्ड पर एक एनालिसिस किया था। मैंने आपको ये बताया था कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की जाए, तो क्वांटम मैकेनिक्स के साथ पीवाईक्यू सीरीज को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और ये जो पेपर है ये 2022 का जो यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्जाम हुआ था उस पेपर के पीवाईक्यूज में डिस्कस कर रहा हूं। सब्जेक्ट वाइज ये पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट के पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं और आपको ये वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, करवाएं पॉसिबल हो तो, ताकि इन वीडियोस को रीच मिले। आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, उसमें है द कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज। बहुत ही चंपू टाइप के क्वेश्चन है ना। अगर थोड़ा बहुत भी फिजिक्स आता है तो ये क्वेश्चन तो आप कर दोगे, चाहे आप ग्रेजुएशन से हो और चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन से हो। दो कम्यूटेटर हैं, दो ऑपरेटर हैं ए और बी, उनका कम्यूटेटर आपको डिफाइन करना है। तो उनका कम्यूटेटर कैसे डिफाइन करोगे, ए बी। तो ये ए बी को क्या लिखोगे आप, ए बी और माइनस बी ए, है ना। क्या लिखोगे, ए बी और माइनस बी ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और अगर आपसे यहां पर पूछ लिया जाए कि अगर ये कम्यूट कर रहे हैं, इफ दे आर कम्यूट, इफ दे आर कम्यूट, अगर मान लो ऐसा होता, इफ दे आर कम्यूट, तो उस केस में क्या हो जाता है, ए बी बराबर हो जाता बी ए। तो फिर ये वैल्यू क्या बन जाती, 0 बन जाती, है ना। तो अगर ये कम्यूट नहीं कर रहे हैं तो फिर हम क्या लिखते हैं इनको, ए बी माइनस बी ए। फिलहाल हमसे जो पूछा है, हमें तो सिर्फ इतना सा पूछा है कि अगर दो ऑपरेटर है तो उनका कम्यूटेटर किस तरह से लिखेंगे। तो उनका कम्यूटेटर किस तरह से लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे, आंसर आ जाएगा बी। 2021 का जो एग्जाम था जो 2022 में लिया गया था उसमें ये पीवाईक्यू आया था, उसका ये क्वेश्चन है ना। बहुत ही चंपू टाइप का क्वेश्चन है, आराम से इसको कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम स्टेट विद इनफाइनाइट लाइफ टाइम इंप्लाइज दैट द स्टेट इज। टाइम कितना हो गया, इनफाइनाइट लाइफ टाइम। अब हाइजेनबर्ग का जो एनर्जी और टाइम के लिए रिलेशन था वो क्या था, डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2 पाई, ये था। अब जो टाइम है वो अप्रोच करा रहे हैं हम इनफाइनाइट। तो टाइम को अगर इनफाइनाइट अप्रोच कराएंगे तो एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि टाइम से डिवाइड करोगे तो यहाँ एनर्जी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ जब इनफाइनाइट लाइफ टाइम होगा तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि एनर्जी जो स्टेट है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी लेवल ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m कन्फाइंड इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ 2a। तो इसकी एनर्जी लेवल बतानी है। तो वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए एनर्जी लेवल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन फॉर्मूला होता है 2ma स्क्वायर, जहां a जो है वो होती है विड्थ, a जो होती है वो क्या होती है, विड्थ ऑफ बॉक्स। a जो है वो क्या होती है, विड्थ ऑफ बॉक्स। अब विड्थ ऑफ बॉक्स है वो 2a कर दिया, तो गिवन है कि जो विड्थ ऑफ बॉक्स है वो 2a है। तो आपको क्या करना है, यहाँ a की जगह क्या रखना है, 2a रखना है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, E इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ये 2m और इसकी जगह हो गया 2a स्क्वायर। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से E की वैल्यू बन जाएगी एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8ma स्क्वायर। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर, 8ma स्क्वायर। देखो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन लगभग सेम से हैं, पर सी ऑप्शन में यहाँ पर ए है, सिर्फ ए स्क्वायर नहीं है, और ए ऑप्शन में यहाँ पर ए स्क्वायर भी है। तो जल्दबाजी में इस तरह के क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। दोनों ऑप्शन सिमिलर से दिए हुए हैं, आप जल्दबाजी में गलत लगा दो एग्जाम के सेंटर के अंदर, है ना। एग्जाम के अंदर बात कर रहा हूँ, वैसे तो आप बहुत खुली आंखों से देख लोगे कि कौन सा आंसर सही है, पर एग्जाम में इस तरह की सिली मिस्टेक हो सकती है, तो वो नहीं करनी है। तो यहाँ से सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अच्छा, एक बात और बता दूं, अब पीवाईक्यू से हमें बहुत कुछ आइडिया लग जाता है किस तरह का पेपर बनेगा, क्या पेपर का पैटर्न रहेगा, प्रेडिक्टेबल हो जाता है पेपर। और जब पेपर प्रेडिक्टेबल हो जाता है तो एग्जाम को निकालना इनएविटेबल हो जाता है, एग्जाम को क्रैक करना इनएविटेबल हो जाता है। तो पीवाईक्यू से हमें बहुत कुछ पता लगता है। पीवाईक्यू सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, पीवाईक्यू सिलेबस है।
वहाँ से हमें यह आइडिया आ जाता है कि सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, उस इतने बड़े सिलेबस में आप पूरा नहीं पढ़ सकते। पूरा तब मैं कहूँगा जब आप 3-4 सालों से सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ रहे हो, पढ़े चले जा रहे हो, तब ठीक है, समझ में आता है, पूरा सिलेबस कर सकते हो। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं, तो उनका जो फोकस है वो सिलेबस के ऊपर रहता है ना। ठीक है, मैं एज अ टीचर मेरा ये रोल है कि मैं आपको सिलेबस कराऊं, पर मेरी ये भी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको ये भी बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो PYQs है उनको जब आप कर रहे हो सॉल्व, इवन मेरे साथ जब आप सॉल्व कर रहे हो, तो सिर्फ उसको सॉल्व करके मत बैठ जाओ, आप वहां से पैटर्न पकड़ो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, उसके आसपास के टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि वन डायमेंशनल बॉक्स है, तो वन डायमेंशन के आसपास और क्या क्वेश्चन होते हैं, वन डायमेंशन के आसपास प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बनते हैं, नोड पॉइंट के क्वेश्चन बनते हैं, मोमेंटम का क्वेश्चन बन सकता है ना। तो उसके आसपास के क्वेश्चन पकड़ो, ये मत देखो कि हाँ साहब ये PYQ था तो ठीक है, ये आ गया तो मैं कराऊंगा या कराऊंगी, तो वो PYQ से पैटर्न पकड़ में आता है, तो उस चीज को पकड़ो आप। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर फॉर द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन इज गिवन बाय। बहुत ही यार सिंपल सा क्वेश्चन है ना। क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर P के लिए वन डायमेंशन के लिए पूछा है, क्या लिखते हैं, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, यही तो लिखते हैं वन डायमेंशन के लिए। और अगर 3D के लिए होता तो क्या लिख देता, माइनस आयोटा एच कट और क्या लिख देता, डेल लिख देता। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा। अच्छा एक बात बता दूं, मैं एक बैच स्टार्ट किया है मैंने पॉलिटेक्निक लेक्चरर फिजिक्स के लिए। आप लोगों को डिटेल पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता वो कम्युनिटी में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर उससे रिलेटेड पोस्ट भी है, उसके लिए सेपरेट में वीडियो भी कर चुका हूँ। तो बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लाइव क्लासेस होती हैं उसमें, और लाइव क्लासेस का जो टाइमिंग है वो दोपहर में 2 बजे रहता है, और एक क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलती है जो शाम को मिलती है आपको। तो लाइव क्लास जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे या 1.25-2 घंटे की होती है। मैथमेटिकल फिजिक्स उसमें अभी सब्जेक्ट चल रहा है, रात में EMT मैं लेक्चर ले रहा हूँ, EMT के यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के। तो अभी साइमल्टेनियसली 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, एक पेपर फर्स्ट का, एक पेपर सेकंड का। पहले इन दोनों को खत्म करेंगे, फिर बाकी के 2 पेपर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में ही होती है, अलग से कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस की करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बाद के लिए मैं छोड़ता नहीं कुछ भी, सब कुछ साथ साथ करते हुए अपन लोग चलेंगे। तो जिन भी लोगों को बैच ज्वाइन करना है वो डाउनलोड कर सकता है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां लिंक को फॉलो कर आप ऐप डाउनलोड करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप iOS यूजर है तो वहां पर उसका सेपरेट लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को फॉलो करके इंस्टीट्यूट कोड डालना, इंस्टीट्यूट कोड डालोगे तो बैच आप को दिख जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए भाई अब वापस आ जाते हैं लेक्चर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें पूछा है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल्स टू होता है h/p, और p जो है वो होती है मोमेंटम। मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, 2m × ke। अब काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखूं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मतलब वोल्टेज दिया है और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखे तो कैसे लिखेंगे, ev। तो लैम्बडा इक्वल्स टू हो जाएगा h/2m ev। यहाँ पर जो h है वो होता है प्लांक कांस्टेंट। अब इस प्लांक कांस्टेंट को भी अगर मेरे को रूट के अंदर लाना है तो कैसे लिखूंगा, ये हो जाएगा h²/2m ev। अब हमें क्या करना है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यानी कि h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 6.64 × 10⁻34। ये h की वैल्यू होगी 6.64 × 10⁻34। अच्छा m की वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31। E की वैल्यू कितनी हो गई, 1.6 × 10⁻19। तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जब हम आंसर निकालेंगे, तो ये कर लेना आप, मैं बता रहा हूँ आपको आंसर क्या आएगा। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालोगे तो ये बनेगा लैम्बडा इक्वल्स टू 150/v आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सफिशिएंट फॉर क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन GaAs। यहां पर उसकी एनर्जी दी हुई है और 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी होल वो बनाना है, हमें पेयर बनाना है ना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाना है, तो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, हमारे पास E का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h/ν। E बराबर क्या होता है, h/ν, और E न्यू बराबर होता है c/λ। तो इसको आप लिख सकते हो E = hc/λ, ऐसा लिख सकते हैं।
तो यहाँ से न्यू जो है उसकी वैल्यू क्या बन रही है, न्यू की वैल्यू बन रही है ई अपॉन एच। न्यू की वैल्यू क्या बन रही है, ई अपॉन एच, और ई आपको गिवन है। तो ई की वैल्यू कितनी गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है आपको 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और एच की वैल्यू आप कितनी रखोगे, 6.634 या 2 इंटू 10⁻⁻34। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.43 इंटू 10⁻14। 3.43 इंटू 10⁻14 मेगा हर्ट्ज, है ना, ये आंसर आ जाएगा। तो आपको देखने में लग रहा होगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे कोई भारी कैलकुलेशन भी नहीं है। वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको थ्योरी अच्छे से पता है तो आप ये क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ऐसा कोई बहुत खतरनाक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं जिनको तुम ना कर पाओ। अब मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ ऑफ कॉम्पटन स्कैटरिंग। अब कॉम्पटन स्कैटरिंग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वेवलेंथ शिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है, तो वेवलेंथ शिफ्ट का फॉर्मूला होता है डेल्टा लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा सी 1 माइनस कॉस फाई। अब ये जो लैम्बडा सी है, इस लैम्बडा सी को हम कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं। और ये कॉम्पटन वेवलेंथ की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए निकाली जाती है। तो लैम्बडा सी को लिखते हैं हम एच अपॉन एम ई। एम ई यानी कि यहाँ पर हम किसका मास लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का। और इसकी वैल्यू फिक्स आती है, कितनी आती है, 0.242। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.242 इसकी वैल्यू आती है, ठीक है, 02 आती है, 0.0242 आती है। तो इसकी वैल्यू आती है 0.0242 इसको वैल्यू आती है। अब मैक्सिमम के लिए कॉस फाई की वैल्यू अगर मैं 180 डिग्री कर देता हूँ, तो फाई यदि 180 डिग्री हो जाएगा तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा लैम्बडा, यहाँ डेल्टा लैम्बडा है ना, शिफ्ट निकलवा रहे हैं हमसे। तो डेल्टा लैम्बडा इक्वल्स टू 0.0242 और ये 1 माइनस और ये -1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 0.0242 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 1 + 1 2। तो ये बन जाएगा 2 2 = 4, ये हो जाएगा 2 4 = 8 और ये हो जाएगा 2 2 = 4 और यहाँ आ जाएगा 0.0484। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आपसे मैक्सिमम का पूछा है तो मिनिमम का भी पूछ सकता है। तो मिनिमम के केस में क्या होगा कि फाई कितना हो जाए, 0 डिग्री। फाई की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो कोई शिफ्ट होगा ही नहीं, है ना, कोई शिफ्ट होगा ही नहीं। इसी तरह से 90 डिग्री हो जाएगा तो उस केस में किसके बराबर होगा, 0.0242 के बराबर होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, उसके आसपास के क्वेश्चन को पकड़ के चलो कि उसके इर्द गिर्द और कौन से क्वेश्चन छुपे हुए हैं, तो वो तो आपको करने ही करने हैं, है ना। तो ये PYQ के पैटर्न पकड़ने का तरीका होता है। अब वेवलेंथ शिफ्ट का फॉर्मूला पूछा है। अब वेवलेंथ शिफ्ट का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, डेल्टा लैम्बडा इक्वल्स टू, सेम पेपर में सेम तरह का क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया, एक में फॉर्मूला पूछ लिया, एक में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। तो फॉर्मूला पता है तो दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं। तो डेल्टा लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा सी 1 माइनस कॉस फाई। तो लैम्बडा सी की वैल्यू कितनी है, एच अपॉन एम नॉट सी, और ये हो गया 1 माइनस कॉस फाई। खत्म। तो कौन सा आंसर आ गया, सी आंसर आ गया। आप देख पा रहे होगे कि बहुत ज़्यादा जोर नहीं आ रहा है, आपको थ्योरी पता है, आपको अच्छे से थ्योरी आपने क्लियर की हुई है, तो आपके ये क्वेश्चंस मुश्किल से 30 सेकंड में नहीं लग रहे, उसमें ख़त्म हो रहे हैं। मैं तो अब बहुत बात कर रहा हूँ आपके साथ, इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है, अदरवाइज तो 5-7 मिनट में ये क्वेश्चन खत्म हो गए होते। अच्छा, क्वेश्चन है क्वांटम ऑपरेटर फॉर एनर्जीज। तो एनर्जी के लिए क्वांटम ऑपरेटर क्या होगा, तो एनर्जी के लिए क्वांटम ऑपरेटर को किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू हम लिखते हैं आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी। तो ये किसके लिए लिखते हैं, एनर्जी के लिए। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आइगन फंक्शन फाई एन, आइगन फंक्शन है फाई एन एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू अल्फा एन, और करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू उसकी क्या कितनी आती है, अल्फा एन आती है। और हर्मिशन ऑपरेटर आर रिलेटेड बाय, तो हर्मिशन ऑपरेटर को किस तरह से रिलेट किया जाएगा, है ना। तो हर्मिशन ऑपरेटर और इसको कैसे रिलेट किया जाएगा, तो हर्मिशन ऑपरेटर मान लो तुम्हारा ए है, तो ये ए हर्मिशन ऑपरेटर हो गया। फंक्शन हो गया तुम्हारा कौन सा, साई। यहाँ पर ये फाई नहीं है, साई होगा ये, यहाँ ऑप्शन में कुछ दिया है तो इसको साई कर लेना आप, साई एन। तो साई एन, और यहाँ पर आ जाती है आइगन वैल्यू, तो ये अल्फा एन आइगन वैल्यू आ गई और ये साई एन आ गया। तो जब हम आइगन फंक्शन लिखते हैं तो उस चीज़ में एक चीज़ का ध्यान रखना, आइगन फंक्शन में यहाँ पर जो फंक्शन है और यहाँ पर फंक्शन है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए, पकड़ने का तरीका है। तो यहाँ पर साई एन है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, साई एन आएगा,
और ये वाली जो वैल्यू है उसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू। ये कुछ भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है, पर जो फंक्शन है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर साई एन प्राइम स्टार लिखा हुआ है या साइन एन लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। ऐसे यहाँ पर साई एन लिखा हुआ है या साइन स्टार लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। या नन ऑफ अबव तक का तो कोई खेल ही नहीं है। और यहाँ लिखा हुआ है साई एन और यहाँ पर भी लिखा हुआ है साई एन, तो ये सही हो गया। तो सही आंसर क्या आ गया? बी आ गया। नेक्स्ट, मास ऑफ फोटोन इन मोशन। मोशन में मास क्या होगा फोटोन का? अच्छा, फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? 0। पहले तो आपको ये बता दूं, रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है? 0। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कभी कि फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? 0। अब आपका मोशन में क्या मास होगा, तो मोशन के लिए कैसे निकालोगे? E इक्वल्स टू क्या होता है? एच न्यू। E इक्वल्स टू क्या होता है? एच न्यू। अब जब फोटोन की बात चल रही है तो फोटोन लाइट की स्पीड से चलेगा, तो लाइट की स्पीड से चलेगा तो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, तो एच न्यू। आपको पूछा है मास, तो मास किसके बराबर हो जाएगा? एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर यानी कि ए ऑप्शन। और इसके इर्द गिर्द का क्या क्वेश्चन हो गया कि फोटोन जब रेस्ट में है तो उसका मास कितना होगा? तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर फॉर द मोमेंटम। ये क्वेश्चन अच्छा मैंने दोबारा ले लिया तो आंसर भी आ जाएगा। वही सेम क्वेश्चन है, दोबारा लिख दिया मैंने। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, तो ये वाले क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है द वैल्यू ऑफ 1/r की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बतानी है इन द साई 100। ये हाइड्रोजन एटम के लिए है और उसकी ग्राउंड स्टेट है। ये हाइड्रोजन एटम की क्या है? ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट ऑफ H2 एटम, ये आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली। और इसकी जो ग्राउंड स्टेट है साई 100, वो कैसे लिखी जाती है? वो लिखी जाती है ए एक्सपेक्टेशन है एक्सपोनेंशियल माइनस आर अपॉन ए नॉट, इस तरह से लिखा जाता है। और जब इसको नॉर्मलाइज करते हैं तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारे पास a की जो वैल्यू आती है वो आती है 1 अपॉन पाई ए नॉट क्यूब, और इस पूरे की पावर आती है 1/2। इस पूरे की पावर आती है 1/2। तो साई 100 जो है उसकी वैल्यू बन जाती है 1 अपॉन पाई ए नॉट क्यूब, और इस पूरे की पावर 1/2, और यहाँ से एक्सपोनेंशियल और ये माइनस आर अपॉन ए नॉट, ये हमारे पास बन जाता है। यहाँ पर इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकलवाइए। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गई 1 अपॉन आर की। तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालोगे आप? इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए इंटीग्रेट करोगे। कहाँ से कहाँ तक? 0 से इनफाइनाइट तक। यहाँ पर ये हो जाएगा साई 100 ये, और ये हो गया 1 अपॉन आर, ये हो जाएगा साई 100, और ये हो जाएगा डी टाउ। डी टाउ जो है वो स्पेयर बनेगा, तो स्पेयर के लिए बन जाता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो इस पूरे को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आंसर आपके पास आएगा 1 अपॉन ए नॉट। यहाँ से आपके पास आंसर आएगा 1 अपॉन ए नॉट। अब इसको इतना बड़ा करने की ज़रूरत थी नहीं, इसको डायरेक्ट आप आंसर याद कर सकते हो इस तरह के लिए। 1 अपॉन आर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ 1 अपॉन आर बराबर होती है 1 अपॉन एन स्क्वायर ए नॉट। अब यहाँ पर ये जो दिया हुआ है हार्मोनिक्स, स्पेरिकल हार्मोनिक्स, तो ये वैल्यू क्या होती है? NLM। तो n की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो n की वैल्यू यहाँ से 1 डाल दो, तो 1 अपॉन आर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन ए नॉट हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? अब जो L है, L का मतलब हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। तो एंगुलर मोमेंटम में कम्यूटेशन के रिलेशन आपको याद होने चाहिए, तो मैं कुछ रिलेशन लिख रहा हूँ वो याद कर लेना। तो Lx और Ly का जब आप कम्यूटेशन करोगे तो ये बनता है आयोटा एच कट एल जेड। Lx Ly का क्या बनता है? आयोटा एच कट एल जेड। तो दूसरे वाले में लिखा है Lx Ly 0 है, तो ये तो कट गया है, गलत। ऐसे यहाँ पर भी Lx Ly 0 लिखा है तो ये कट गया। इसी तरह से ये साइक्लिक ऑर्डर में भी लिख सकते हैं Ly Lz। तो यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ जेड आया तो यहाँ वाई जेड है, तो यहाँ क्या आएगा? एक्स आएगा। तो आयोटा एच कट एल एक्स। और ये साइक्लिक ऑर्डर में चलना चाहिए, एंटी साइक्लिक चलाया तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। यानी कि आप Ly Lx लिख दोगे तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप लिखते हो Lz और Lx तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आयोटा एच कट और Ly। तो 2 ऑप्शन तो पहले ही काट चुका हूँ मैं। उसके बाद यदि और बता देता हूँ, यदि आप लिखते हो L स्क्वायर Lx तो ये किसके बराबर आता है? 0। L स्क्वायर Lx का कम्यूटेशन किसके बराबर आता है? 0। इसी तरह से अगर आप L स्क्वायर Ly का कम्यूटेशन लिखते हो तो ये भी 0 आएगा।
और इसी तरह से आप एल स्क्वायर एल जेड का कम्यूटेशन लिखते हैं तो ये भी 0 आएगा। तो यहाँ पर एल स्क्वायर एल एक्स का लिखा हुआ है 0, पर ये तो ऑप्शन ही कट गया। ठीक है, यहाँ पर एल स्क्वायर एल एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ये ऑप्शन भी कट गया। कौन सा? ए वाला। तो कुल मिलाकर बचा तुम्हारे पास सी है, तो पकड़ में आ गया सी इसका सही आंसर होगा। तो एल स्क्वायर एल एक्स क्या होता है? 0 होता है, और एल एक्स एल जेड ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे हैं। अगर यहाँ एल एक्स और एक्स होता तो फिर यहाँ पर आंसर आता, यहाँ पर एल एक्स जेड है, यहाँ एल एक्स वाई होता तो भी ये क्या आएगा? 0 आएगा। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये कम्यूटेशन के डायरेक्ट रिजल्ट याद होने चाहिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि इनको एग्जाम में सॉल्व करते हुए घूमो, क्योंकि फिर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, सॉल्व करते हुए घूमोगे, एक क्वेश्चन में इतना इतना टाइम दोगे तो फिर तो बैंड बज जाएगी तुम्हारी। तो इतने कम्यूटेशन सॉल्व कहाँ करोगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये फिर से कम्यूटेशन का क्वेश्चन, यहाँ पर j प्लस जे माइनस का कम्यूटेशन है, उसकी वैल्यू पूछी हमें। तो j प्लस जे माइनस, जे प्लस यानी कि रेजिंग ऑपरेटर और j माइनस यानी कि लोअरिंग ऑपरेटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा jx प्लस आयोटा jy, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? jx माइनस आयोटा jy। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है ना, किसकी? कम्यूटेशन की। तो प्रॉपर्टी यूज करोगे तो ये बन जाएगा jx और jx पहला, फिर लगा दो आप माइनस, और माइनस लगाओगे आयोटा बाहर लिख दो, ये बन जाएगा jx और ये बन जाएगा jy, ये jy, jx और jy बन गया दूसरा। ठीक है, फिर आप jy के लिए सॉल्व करो तो यहाँ लगाओ प्लस, आयोटा बाहर ले लो, ये हो जाएगा jy और ये हो जाएगा jx। फिर यहाँ पर माइनस लगाओ और यहाँ पर आयोटा, ये हो जाएगा jy और ये भी हो जाएगा jy। तो jy jx jx ये तो हो गया 0, ये jx jx ये क्या हो गया 0, jy ये क्या हो गया 0। अब jx jy जो है lx ly क्या था? आयोटा h कट lz, तो jx jy क्या होगा? आयोटा h कट jz, है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा? आयोटा, ये क्या बन जाएगा? आयोटा h कट और jz। इसी तरह से यहाँ पर आयोटा रहेगा। अब ये एंटी साइक्लिक लिखा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस आयोटा h कट jz। तो यहाँ आयोटा का स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर देता है -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये बन जाएगा h कट और jz। इसी तरह से यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h कट और jz। तो ये कितना हो जाएगा? 2h कट jz, तो 2h कट jz, तो आंसर आ जाएगा 2h कट jz, जो कि आंसर हो जाएगा बी। तो सही आंसर आ जाएगा बी। तो कम्यूटेशन के ऊपर ही एक ही पेपर में तुमने 3 से 4 क्वेश्चन देख लिए, तो अब तुम समझ में सकते हो कि कम्यूटेशन इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से PYQ के पैटर्न से पकड़ी जाती है चीज़ें कि कौन इंपॉर्टेंट है और कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह से हाइड्रोजन एटम के क्वेश्चन आप देख रहे होगे, बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिल रहे हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन है सारे। अगला देखो, ये क्वेश्चन देखो, यहां पर बोला है इफ अ पार्टिकल हैज वेव फंक्शन साई इक्वल्स टू ax, वेव फंक्शन है साई इक्वल्स टू ax बिटवीन 0 to 1, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। अब देखो यार, यहाँ पर क्या है कि हालांकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर मैं x निकालूं तो एग्जैक्टली तो ये ऐसे निकलेगी 0 to 1, फिर यहाँ पर आप करोगे साई स्टार, यहाँ लिखोगे x, यहाँ लिखोगे साई, यहाँ लिखोगे dx, फिर नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगानी है, तो नॉर्मलाइजेशन के लिए साई स्टार, साई और dx। तो इससे जब सॉल्व करोगे तो इससे सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 3/4। अब मेरे समझ में यहाँ पर ये फंक्शन वेव फंक्शन है तो ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज होगा, तो ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज होगा, तो ऑलरेडी नॉर्मलाइज होगा तो हमें नीचे वाले पार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज होगा तो फिर मैं डायरेक्ट लिख लूँगा क्या कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0 to 1 से इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ साई स्टार ये x और ये साई और dx। अब साई की वैल्यू ax है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है नहीं, तो साई स्टार की वैल्यू भी क्या बनेगी? ax बनेगी। तो यहाँ से ये हो जाएगा 0 to 1, ये ax बनेगा और यहाँ पर बीच में x है और ये ax और dx। तो ये कुल मिलाकर क्या बन जाएगा? a स्क्वायर एक्स क्यूब dx, ये बन जाएगा 0 to 1 a स्क्वायर एक्स क्यूब dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो ये आएगा a²/4, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी। तो मेरे समझ में इसको ऐसे ही किया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो फिर इसका आंसर आता 3/4, तो ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज होगा इसलिए आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें गड़बड़ है ऑप्शंस में, ये ऑप्शन गलत है ना, रॉन्ग ऑप्शंस है। रॉन्ग ऑप्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो मीन वैल्यू ऑफ पोजीशन लिखा है, तो अगर आपसे पूछा जाता मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ आर, तो ये तो उसको वैसे निकालते जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया था ना, वहां पर फंक्शन की वैल्यू लिखी थी, फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली थी।
तो अगर उससे सॉल्व करते हैं तो उससे हमारे पास आंसर आता है मीन वैल्यू ऑफ आर का, वो आता है 3/2 A0, जो कि ये ऑप्शन दिया हुआ है डी। पर यहाँ पर मीन वैल्यू ऑफ पोजीशन पूछा है, तो मीन वैल्यू ऑफ पोजीशन अगर हम निकालेंगे तो मीन वैल्यू ऑफ पोजीशन निकालोगे तो वो आएगी 0। मीन वैल्यू ऑफ पोजीशन पूछा है आपसे x, तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ग्राउंड स्टेट जो होती है हाइड्रोजन एटम की, वो क्या होती है, वेव फंक्शन सिमेट्रिक होता है। तो फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम जो वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक होता है। तो वेव फंक्शन इज स्फेरिकल सिमेट्रिक, वेव फंक्शन इज स्फेरिकल सिमेट्रिक, तो स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है, तो इसलिए क्या होगा, जो x की वैल्यू है मॉड ऑफ x या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी, 0। तो ये सारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो गलत ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। अगर आपसे मीन वैल्यू ऑफ r पूछते रेडियस की तो वो आंसर लगाते हैं आप 3/2 A0। समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, ये तो मैंने बता दिया ना आपको, हाँ ठीक है, तो बस हो गए। तो ये क्वेश्चंस थे क्वांटम मैकेनिक्स के, जो 2022 वाला जो पेपर हुआ था पॉलिटेक्निक का, उसमें आए हुए थे, और मेरे हिसाब से सारे सॉल्यूशन मैं आपको समझा पाया हूँ। बैच के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि बैच का क्या क्या डिटेल है। इसके अलावा कुछ आपको पूछना है तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 8955241577, उस पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या कॉल करना है तो कॉल आप शाम के टाइम में करना, दोपहर में तो मैं क्लास में रहूँगा, तो शाम में 5 से 8 के बीच में आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आपकी कोई भी क्वेरी हो तो अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।